बहुत बहुत धन्यवाद बहन आशा जी। बहुत अच्छा आपने बताया कि किस प्रकार का सरकार और आपके बीच में तालमेल, किस प्रकार की ये सोसाइटियां और एनजीओ एक मिलकर तालमेल करती हैं। इसी प्रकार सांसद महोदय आप लोगों से चर्चाएं करेंगे, वो बताएंगे कि सरकार की किस प्रकार की सुविधाएं आप तक पहुंच सकती हैं, किस प्रकार पहुंची हैं। आप में से भी यदि किसी प्रकार की कोई आपकी बात है कि जो सरकार तक पहुंचानी है, तो सरकार आपके बीच में बैठी है, आप अपनी बात अच्छे से रखें ताकि वो बात ऊपर तक पहुंचे। आपका कोई किसी प्रकार का सुझाव है आप वो भी रख सकते हैं, तो उसके ऊपर आगे से अमल हो सके। तो मेरा निवेदन माननीय सांसद महोदय चौधरी विजेंद्र जी से आप आए और हमारे को मार्गदर्शन अपना वक्तव्य दें। एक बार जोरदार तालियां। गुरु रविदास जयंती पर के उपलक्ष्य में के मौके पर आज हम यहाँ सारे उपस्थित हुए। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे जिला की अध्यक्ष आशा खेदड़ जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री रणधीर सिंह जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री अशोक सैनी जी, श्री आशीष जोशी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रेड्डू जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष श्री संजीव रेवड़ी जी, जिला सचिव श्री वैभव विदानी जी, श्री कपूर सिंह बेनीवाल जी, नीरज देवी जी, रविंदर रॉकी जी, हमारे मीडिया प्रभारी राजेंद्र सप्रा जी, बाकी उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, अलग अलग एनजीओ से आए सभी प्रतिनिधि और मित्रों, जैसा कि मुझसे पहले बताया गया कि आज का जो विषय है वो यही है कि जो एनजीओ कार्यरत हैं इलाके में, उनसे रूबरू हुआ जाए। फौरी तौर पे कुछ नाम मेरे ध्यान में आए जो फिर मैंने लिखे, उसको कोई अन्यथा ना ले कि जी हमारे वाली संस्था का नाम किया ये वो। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं उदाहरण स्वरूप आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम एनजीओ की बात करें, एनजीओ शब्द जो है ना अपने आप में वो थोड़ा सा, एक तो क्योंकि अंग्रेजी का शब्द हो गया तो हम सिर्फ कुछ संस्थाओं को ही सोच पाते हैं एकदम से, जबकि एनजीओ की जो परिभाषा में आता है वो बहुत बड़ा दायरा है। उदाहरण के तौर पे मां अमृतानंदमयी है, जो वो काम करती हैं उससे बड़ा एनजीओ क्या होगा। फरीदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया है, 2000 बेड का, उसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगा हुआ। और एनजीओ का मतलब यह है गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, मोटा मोटा। दूसरा, मैं इसी से जुड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भी आध्यात्म की दुनिया से जुड़ा हुआ नाम है। साईं बाबा का जो है सारा का सारा, वो जो काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आएगा। बिंदेश्वर पाठक का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ जी, सुना। कौन है बताओ? जो शौचालय वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब वो गुजर गए, उनको गुजरे हो गए मेरे ख्याल से कुछ साल। बिंदेश्वर पाठक जी ने पूरे देश में सुलभ शौचालय के नाम से एक चीज शुरुआत करी थी। उसमें भी कोई सरकारी भूमिका उसमें नहीं थी, वो बिल्कुल उनका खुद का एक प्रयास था। बहुत लंबी चौड़ी टीम उन्होंने पूरे देश में स्थापित की, और आप कहीं भी किसी शहर में चले जाएं, बहुत कम संभावना है कि वहां पे आप सुलभ शौचालय ना देखें। इसी तरह से एक उदाहरण लूंगा, 2 सांसदों का जो मेरे साथ है संसद में, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में है। एक उड़ीसा के सांसद हैं अच्युत सामंता। ये तो जब मैं संसद में गया और जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो पता लगा ये वही व्यक्ति हैं। लेकिन सन 2017 में जब मैं 1 साल के लिए पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से जब मैं इंग्लैंड गया हुआ था, तो वहां पे हमको एक कोर्स करना था, और उस कोर्स में एक पूरा का पूरा ऐसे लिखना था किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्था पे जिसने समाज के लिए बहुत काम किया हो, और वैसे वो नॉन प्रॉफिट हो और गैर सरकारी हो, मतलब पैसे कमाने की नीयत से नहीं। तो
मैंने सर्च करना शुरू किया और आंख खुली मेरी, क्योंकि मैंने उससे पहले उसका नाम कभी नहीं सुना था। उड़ीसा में एक संस्था है किस, KISS, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। कलिंगा जो है उड़ीसा का पुराना नाम, कलिंग का नाम आपने सुना, अशोक का नाम लेते हैं तो कलिंग ही आता है ध्यान में सीधा। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वैसे तो उनका बहुत ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो गया, लेकिन उसकी जो शुरुआत थी और जो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी, उन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी थी जिसमें करीब 40,000 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई दी जाती थी। और वो ज्यादातर बच्चे, उनको हॉस्टल भी वहीं सुविधा दी जाती थी, क्योंकि वो बच्चे कौन से थे, उड़ीसा के या उसके आसपास के कहीं के भी ट्राइबल इलाके के बच्चे, सारे आदिवासियों के बच्चे थे वो जो वहां पढ़ते थे। तो जब मेरा इनसे पार्लियामेंट में रूबरू जब मैं मिला, मैंने कहा जी मैंने तो आपके बारे में पढ़ रखा था और आपकी संस्था के बारे में पढ़ रखा था और उस पर एक ऐसे भी लिखा था, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपसे मेरी मुलाकात भी हुई। इसी तरह से पंजाब के आपने नाम सुना होगा बलबीर सिंह सीचवाल। बलबीर सिंह सीचवाल जो हैं, एक काली बैंड करके, एक उसको आप नहर कह लो, गंदा नाला कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मुद्दा यह है कि वाटर बॉडी का वो इतनी प्रदूषित हो चुकी थी इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की वजह से कि वो जहर हो गई थी। और उस एक व्यक्ति ने मुहिम चलाई और पूरी उस 180 किलोमीटर लंबी जो वो नाला है या नहर है, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार करने का काम किया। ये भी हमारे साथ संसद में है अभी, बल्कि 2022 में ये पंजाब से राज्यसभा के माध्यम से आए। इसी प्रकार से मैं और 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा, और जैसे मैंने कहा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप ये समझ पाएंगे कि एनजीओज का जो दायरा है या किन क्षेत्रों में वो काम करते हैं वो कितना बड़ा है। अब जैसे मैंने मां अमृतानंदमयी का जिक्र किया, वैसे तो धार्मिक हैं, लेकिन उनका जो काम है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, ये सब है। इसी तरह से साईं बाबा का जो है सारा का सारा वो भी इसी तरह से है। बिंदेश्वर पाठक आगे आपके उसको स्वच्छता की परिभाषा में डाल लीजिए, बेसिकली शौचालय हैं सारे के सारे। अब ये समानता का जो जिक्र किया, ये शिक्षा के क्षेत्र में है, और शिक्षा भी ऐसी जो एक समाज के सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग को सारी सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान करने का इन्होंने काम किया। इसी तरह से सीचवाल जी जो हैं वो पर्यावरण और नहर और पानी का या नदियों का जीर्णोद्धार जो है उससे संबंधित हैं। फिर एक आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले आपने नाम सुना हो राजेंद्र सिंह का। राजेंद्र सिंह थे जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था और उनको हिंदुस्तान का वाटरमैन कहा जाता है। वो राजस्थान से हैं और उनका जो मुख्य काम रहा है वो सारा का सारा जो वाटर बॉडीज जो सूखती जा रही हैं, जोड़ तालाब या जो भी आप उसको संज्ञा दे लो, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। इसी तरह से ये भी बड़े एक फक्र की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति भी हिंदुस्तान से है जिसको इस तरह का काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। खास तौर पर उनकी जो भूमिका रही है, वो जो बच्चियां हैं जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, बच्चियों का जो शोषण जो होता है शारीरिक तौर पे, उन बच्चियों को वहां से बचाने का, रिट्रीव करने का और फिर उनको ठीक तरह से रिहेबिलिटेट, उनका पुनर्वास दोबारा हो जाए या दोबारा अपने परिवार के पास चले जाए, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। कोई बता सकता है उसका नाम? नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज एक के मिला हिंदुस्तान में उस तरह की चीज के लिए। वैसे भी हमारे नोबेल प्राइज कम ही है। कैलाश सत्यार्थी जो है उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसी से यदि मैं जोड़ लूं, जो बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं, उनको मुक्त कराने के लिए सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है, जिनसे हम वाकिफ हैं सारे के सारे, वो स्वामी अग्निवेश ने किया है। तो ये सारे के सारे जो है ये एनजीओ की, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं कि एनजीओ को छोटी मोटी बातें रोटरी क्लब नहीं है, हमारी सड़क ना बनी हो। एनजीओ का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। हो सकता है डेवलपमेंट कुछ कमी रहे, मदर टेरेसा का नाम हम सब ने सुना हुआ है, लेकिन जो उनका भी पूरा जीवन था, वो पूरा हमारी अभिमान की चीजें हैं। जो आप शायद मदर टेरेसा के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका नाम लें, अगर हम उनके बारे में ज्यादा ना जानकारी हो तो सिर्फ ये है कि वो
गरीबों की और जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनकी मदद करती थी, ये इस तरह की चीजें। लेकिन जो उनका असली काम था वो क्या था कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है बीमारी की वजह से, टर्मिनली इल बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, कि साल 2 साल या 5 साल का जीवन बचा हुआ है, कैंसर है या कोई एड्स है या कोई ऐसी संक्रामक रोग है जिससे उसकी मृत्यु निश्चित है, उनके आखिरी समय को सम्मानजनक तरीके से बिताया जा सके और उनकी थोड़ी देखभाल हो सके, ताकि उनको यह ना लगे कि समाज ने उनको छोड़ दिया, उनको त्याग दिया। उनका मेन काम जो था वो था। तो आप इसको मेडिकल फैसिलिटी से भी रिलेटेड कह सकते हैं, किसी तरह से भी कह सकते हैं। तो ये कुछ 8-10 मैंने आपको उदाहरण दिए और इससे आप समझ पाओगे कि किस तरह का काम है जो एनजीओज करते हैं या कर सकते हैं या करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक और संस्था का नाम लूंगा, डीएवी का सबने नाम सुना है। डीएवी भी एक हिसाब से एनजीओ ही है। उन्होंने उत्तर भारत में जिस प्रकार का शैक्षणिक संस्थाओं का जाल बिछाया है, मेरे ख्याल से और कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और करीब करीब 80-90 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से जब उन्होंने काम शुरू किया था, और वो भी उसी श्रेणी में आता है। कई बार ऐसे एनजीओ भी हैं जो पॉलिटिकल बन जाते हैं। आपको उदाहरण यूरोप से अगर दूं, ग्रीन पीस पार्टी है एक। ग्रीन पीस जैसा कि शब्द है वो अपने आप बताता है, ग्रीन पीस मतलब उनका मुख्य जो काम करने का जो क्षेत्र है वो पर्यावरण है। उनका ये मानना है कि ये जो तेल है, डीजल है, केरोसिन है, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इनकी खपत कम से कम हो, समाज को और देश को इससे बाहर निकाला जा सके। लेकिन वो जब उन्हें लगा कि सिर्फ एक एनजीओ बन के वो पॉलिसी को उस तरह से प्रभावित नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं, तो कई देशों में उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी डाल लिया। और वो आज के दिन कई देशों में यूरोप के पूरी तरह से सत्ता में भले ही ना हो, लेकिन सत्ता जिनकी है उनके साथ भागीदारी में। तो ये भी एक उसका रूप है। इसी तरह का हिंदुस्तान में भी एक रूप है। हाँ, आप इत्तेफाक रख सकते हैं वो अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, लेकिन शुरुआत तो हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, एनजीओ के तौर पर शुरू हुई थी। लेकिन उनको भी जब ये लगा कि अकेला धरने प्रदर्शन और इससे काम नहीं चलेगा, जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी, तो उन्होंने भी अपने जो उनके ध्येय थे उनकी प्राप्ति के लिए वो भी एनजीओ का रूप छोड़ के और एक राजनीतिक दल बन गया। एक और भी भावना आती है जब एनजीओ शब्द इस्तेमाल होता है। शिकायती, सरकार की आलोचना करने वाले, हर चीज में मीन मेघ निकालने वाले, हर चीज में कमी निकालने वाले। और वो खास तौर पे बनी किन लोगों की वजह से? खास तौर पे जो पश्चिमी देशों की जो संस्थाएं थी जो हमारे देश में चल रही थी और बड़े व्यापक स्तर पे थी, और उनकी मूल सोच ये थी कि हम एक बहुत गरीब देश में अपनी सेवा दे रहे हैं। स्वाभाविक सी चीज है, 90 के दशक तक वो चीज शायद कुछ लोग मानते हैं उसको, लेकिन 90 के दशक के बाद जो हमारा उभार होना शुरू हुआ और जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था का फैलाव शुरू हुआ, और खास तौर पर पिछले 10 साल में जिस प्रकार की तरक्की और आर्थिक दृष्टि से जो हमारी उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, तो उसके बाद इंग्लैंड जो आपको क्या बोलूं एनजीओ के माध्यम से एक भीख सी देता था, सरकार ने कहा इसको आप अपनी जेब में रख लीजिए, हमको आवश्यकता नहीं। इसी तरह से आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया में हर जगह पे है। एक पटल पे शायद ये बहुत अच्छा काम करते दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो असली भाव है वो ये है कि पश्चिमी देशों का जो प्रभाव है, वो जिनको पिछड़ा देश कहते हैं या तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, इस माध्यम से उसके ऊपर वो अपना प्रभाव बनाए रख सकें, ये उसका भी एक तरीका है। और इसीलिए खास तौर पे पिछले 5-7 साल में जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये जितने भी इस तरह के एनजीओज थे जिनको या तो चलाते ही बाहर वाले थे या जिनकी फंडिंग मुख्यतः बाहर से ही होती थी, इनके ऊपर बहुत सख्ताई करी गई।
और सख्ताई करने का कारण मोटा मोटा यही है कि आप जब तक सामाजिक काम कर रहे हो, लोगों की भलाई का काम कर रहे हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप हमारी व्यवस्था में और हमारी राजनीति में यदि हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमको बिल्कुल मान्य नहीं। और उसके बड़े बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने बहुत सी ऐसी संस्थाओं को फंडिंग की हुई है जिनके बहुत अजीबोगरीब काम जो है वो उजागर हुए, और उसी वजह से ये जितनी बड़ी संस्थाएं थी, इनके ऊपर अब हिंदुस्तान में काफी हद तक रोक लगी। आशा जी ने जिक्र किया कि, और धीरू जी ने भी जिक्र किया कि अनेकों बार जितनी एनजीओज हैं, खासतौर पर जब विपदा का समय आए, जब कोई कोविड टाइप महामारी आ जाए, फ्लड आ जाए या कोई भी इस तरह की चीज हो, उसके अंदर एनजीओ वगैरह बड़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एनजीओ बनता क्यों है? लेकिन मेरी समझ अपनी ये है, एनजीओ बनता है कुछ ऐसे, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरने के लिए, जो जिसके ऊपर सरकार की सही तरीके से दृष्टि शायद नहीं पड़ पाती, या वो उस लिंक का काम करते हैं जो सरकार और बिल्कुल निचले स्तर तक हमारी जो आबादी है उस तक पहुंचने में, खास तौर पर प्रचार और प्रसार का जो काम है, विशेष तौर पे शिक्षा के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में, इस तरह की जो चीजें हैं, उसमें एक चीज जो लोगों को किस तरह से समझाई जा सके, उसके अंदर जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो काम करती हैं, जो सरकार जिसमें अक्षम्य रहती है। और अक्षम्य रहने का भी कारण होता है, सरकार जब किसी भी क्षेत्र में आती है काम करने के लिए, क्षेत्र से मेरा मतलब फील्ड से मतलब ये नहीं कि इलाका, मेरा मतलब क्षेत्र, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या कोई और चीज होगी, तो लोग उसको एक उसी दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी प्रोग्राम है, उससे उनका जुड़ाव वो नहीं बन पाता जो एक एनजीओ के माध्यम से या ऐसे लोगों के माध्यम से बन पाता है जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि एक तो वो फिल इन द ब्लैंक करने वाली बात है, दूसरा जहां सरकार नहीं पहुंच पाती या पूरी तरह से उनका प्रभाव नहीं हो सकता, उस कमी को पूरा करने के लिए है। और एक चीज जो इसके मूल में है वो ये है कि हर व्यक्ति तो सरकार में नहीं हो सकता, लेकिन समाज में बहुत लोग हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज को अपनी ओर से कुछ देना चाहते हैं। एक ठीक है, धन्ना सेठ हो गए, बिड़ला हो गए, बिड़ला ने बहुत बड़े बड़े स्कूल बना दिए, मंदिर भी बना दिए, लेकिन एक जनसाधारण जो है, फर्स्ट करो एम्प्लॉई है सरकार का, उसकी बहुत इच्छा है कि मैं अपनी सरकारी नौकरी के अलावा भी कोई योगदान समाज में कर सकूं, तो अपनी उस आत्मा की संतुष्टि के लिए कि मैंने अपने और अपने परिवार से हटके भी कोई योगदान किया, तो ये उसका माध्यम बनता है। और मेरा ये मानना है निजी तौर पे कि सबसे ज्यादा लोग जो एनजीओ के माध्यम से आते हैं या जो एनजीओ के माध्यम से काम करते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो मोटिवेशन या ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि आदमी जिसको सरकार के माध्यम से नहीं, लेकिन उसकी इच्छा है समाज को कुछ देने की अपनी तरफ से, वो लोग इससे जुड़ते हैं और अपने आप को वो एक सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं या सेल्फ फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं, उस दृष्टि से इसके बीच में आते हैं। अब मैंने जब ये आंकड़ा पढ़ा मैं हिल गया था, 74 लाख एनजीओ है हिंदुस्तान में, 34 लाख। अब 34 लाख एनजीओ आप समझ सकते हैं, इसमें ऐसी एनजीओ भी मिलेंगी जो 5 आदमी की होंगी, आदमी से मेरा अभिप्राय व्यक्ति है, उसमें महिलाएं भी हो सकती है, और इसमें ऐसी भी मिलेंगी जो जिनकी संख्या हजारों में भी होगी, तो हर तरह का है। लेकिन मैं 21 साल नौकरी में रहा, मेरा एक तजुर्बा जरूर है, हरियाणा में हम और प्रदेशों की तुलना में, खास तौर पर यदि मैं पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत की बात करूं, हम इस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। और उस पीछे होने का कारण वो ये जो मैंने आपको बताया कि एनजीओ में आदमी जुड़ता क्यों है। हमारे यहां सरकार के ऊपर एक इतनी डिपेंडेंस है, पता नहीं क्यों ये बनी, किस हिसाब से बनी,
हम हर चीज का हल सरकार से चाहते हैं। महिलाएं बैठी हैं यहां, हो सकता है इनमें से कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ी हूं। मैंने 21 साल की नौकरी में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बस मैं उसको उनके आंकड़े पढ़ता रह गया, उनको देखता रह गया, उनमें कुछ तरक्की नहीं हुई, जितनी थी वही है। 15 साल पहले भी यदि कोई मेला लगता था जहां पे एसएचजी आती थी महिलाओं की, वो वही 5 महिलाएं होती थी, आज भी वही मिलेंगी, कुछ बढ़ी होंगी। हो सकता है किसी एक जिले में या किसी एक इलाके में कोई अफसर अच्छा हो गया, उसने मेहनत करी, उसने वाकई महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके आगे वो बात बढ़ नहीं पाई। ज्यादातर ये हमारे यहाँ जो एसएचजीज हैं, ये सरकारी टारगेट जितना है उस तक सीमित रह जाती हैं कि भाई 1 साल में 5 बनानी है, इतने लाख रुपए का अनुदान है या सब्सिडी है या जो भी है वो बंटवाना है। पूरी बांग्लादेश की, अब बांग्लादेश को छोटा देश मत समझियो, बांग्लादेश 16-17 करोड़ का देश है। 16-17 करोड़ बहुत बड़ा देश होता है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 32 करोड़ की आबादी थी, अब ठीक है हम 132 से 142 हो रहे हैं। तो 16 करोड़ का देश की पूरी अर्थव्यवस्था, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एक आदमी हुआ था, वहां है अभी भी जिंदा है, मोहम्मद यूनुस नाम का बैंकर था वो। उसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से बदल दी। और माइक्रो फाइनेंस के जड़ में सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। माइक्रो फाइनेंस जो है उसको चलाने का जो तरीका है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से है। उस व्यक्ति को उस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, इकोनॉमिक्स का मिला था, पीस का मिला था, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन नोबेल प्राइज था जो उसने एक देश के अंदर स्थापित की। लेकिन हमारे यहाँ कुछ दक्षिण प्रदेशों को छोड़ के और महाराष्ट्र वगैरह को छोड़ के, खास तौर पे उत्तर भारत में और विशेषकर हरियाणा में इस मामले में हम काफी कमजोर। मुझे नहीं पता कारण क्या है इसके, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि सरकार के ऊपर जो निर्भरता है वो हमारी कुछ हद से ज्यादा है, हमारी खुद की भलाई से ज्यादा है। इतनी नहीं होनी चाहिए। हर चीज के लिए सरकार का मुंह नहीं देखना चाहिए, खास तौर पर सामाजिक काम जो है कम से कम उन पर नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपके बीच में आज डिस्कस करना चाहता था। हालांकि मेरे को जो ये हैंडआउट मिला है ये तो बड़ा विस्तृत है, उसके अंदर अलग अलग चीजों का जिक्र किया गया है, कितनी प्रकार की एनजीओज हो सकती हैं उसका जिक्र किया गया है। मैंने जैसे शुरुआत उसी से की, उदाहरणों से शुरुआत की, ताकि ये बता पाऊं कि या समझा पाऊं कि कितना व्यापक क्षेत्र है। तो इसमें भी जो जिक्र किया गया है वो शिक्षा में है, वो स्वास्थ्य में है, वो सहकारी समितियों में है। हाँ, अब ये सहकारी समिति, अब सहकारी समिति के बारे में भी मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। पूरा महाराष्ट्र और गुजरात की जो अर्थव्यवस्था है वो सहकारी समितियों ने उसकी काया पलट दी है। ये आपके जो शुगर मिल्स हो, अमूल का नाम आपने सुना होगा, अमूल कुछ नहीं है, वो सिर्फ मिल्क कोऑपरेटिव है। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव भी सरकारी हो रही। कोऑपरेटिव में भी ये है कि सरकार से आए तो ठीक है, नहीं तो क्या जरूरत है, और सरकार से आएगा वो तो खा लो, सब्सिडी खाओगी, उसको गुर्द करो, रफा दफा और कहानी खत्म। इसीलिए कोऑपरेटिव एक इतनी प्रोग्रेसिव चीज थी सन 60 के दशक में कि उसने इतने बड़े बड़े 2 प्रदेशों की बिल्कुल काया पलट दी, महाराष्ट्र की और गुजरात की। आप बहुत बार सुनते होंगे राजनीतिक तौर पे कि महाराष्ट्र के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब के सब कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे। आपको कोई नहीं मिलेगा वहां पे, खासतौर पे जो पूरा जो मराठवाड़ा का इलाका है वहां, क्योंकि फसल भी बहुत अच्छी होती है, दुनिया जहां की शुगर मिल्स हैं और कई तरह के कोऑपरेटिव्स हैं, वो एक उनकी प्रदेश की आर्थिक शक्ति का प्रमाण है वो कोऑपरेटिव। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव नाम की कोई चीज नहीं। कहने को एफएड भी कोऑपरेटिव है, मैं एफएड का एमडी रहा हूं, कागजों में कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव महकमे में है, एग्रीकल्चर में नहीं आता एफएड। काम के करे हैं, काम तो वो करें जो बाकी सारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी करती हैं। किसान का अनाज आता है मंडी में एफएड है, जो सरकार की ड्यूटी है वो कलेक्ट करती हैं और वो अपना सामान जो खरीदा वो लेके गोदाम में डाल दिया, वहां से एफसीआई ले जाएगी। अब इसमें कोऑपरेटिव क्या हो गया?
तो जो मंशा थी वो कभी उस हिसाब से सिरे नहीं चढ़ पाई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इस मामले में हरियाणा कमजोर रहा है, और एक ऐसी चीज जिसका बहुत फायदा हो सकता था उसको हमने कभी अपनाया नहीं। क्यों? घूम फिर के बात नहीं है, सरकार के ऊपर निर्भर रहना है। कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी सारी फेल कर दीजिए। वो आपको पता है कैसे फेल हुई है तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। कहने का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव बहुत अच्छी चीज हो सकती थी, लेकिन जो वो बढ़नी चाहिए थी हमारे यहाँ कभी नहीं बढ़ी। फिर कृषि के क्षेत्र में, लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में, लीगल अवेयरनेस से आप तात्पर्य समझ ही गए होंगे कि लोगों के अंदर जो कानून की जो स्थिति है, खासतौर पर बच्चियों के संबंध में, बलात्कार के संबंध में, महिलाओं के संबंध में, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उसमें एनजीओ बहुत कारगर साबित होती हैं। कई एनजीओ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े केसेस लड़ती हैं। ध्यान से फॉलो करेंगे, हो सकता है कई बार उनसे आदमी को आपत्ति हो क्योंकि वो सरकार विरोधी मिलेंगी, क्योंकि मुख्यतः तो सरकार का विरोध हो रहा होगा। लेकिन जैसे पीओसीएल नाम की एक चीज है, वो यही है, वकीलों की एक जमात है जो इस प्रकार के मुद्दे लेके और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक वो केसेस लड़ते हैं। पर्यावरण का जिक्र किया गया, जो मैंने आपको बताया, 2-3 उदाहरण भी दिए। ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग का मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं, या जैसे मैंने इसका बलुआ मजदूर का जिक्र किया। इसी प्रकार से दिव्यांगों की बहुत, उनसे संबंधित बहुत एनजीओज हैं जो बहुत काम करती हैं। और वृद्धाश्रम का जिक्र है, वृद्धाश्रम हुए, धर्मशालाएं हुई, गौशालाएं हुई, ये आमतौर पर सारी की सारी एनजीओज ही चलाती हैं। और इसी प्रकार से इसमें जैसे स्किल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है। अब स्किल का आप देखिए, यहां मैं इसमें 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। मोदी सरकार की एक शुरुआती सबसे बड़ी जो एम्बिशियस स्कीम थी वो स्किल डेवलपमेंट की, और उसका कारण यह था कि हम जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अब अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो आपको क्या चाहिए? आप यदि फैक्ट्रियां बढ़ेंगी आपके अंदर, आपको उसके अंदर ट्रेंड मैन पावर चाहिए। ट्रेंड मैन पावर कहां से आएगी? ट्रेंड मैन पावर तब आएगी जब आप स्कूल्स में कुछ व्यवस्था करोगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाओगे जहां से बच्चे तैयार होकर आएंगे। लेकिन जब इतने व्यापक स्तर पर वो करनी है तो उसके अंदर सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं रह सकते, उसके अंदर एनजीओ या प्राइवेट सेक्टर, आप कोई भी उसको संज्ञा दे दीजिए, उसको उसके अंदर अपना योगदान करना ही पड़ेगा। और जो स्किल का जो मामला है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो खुले हैं, वो ज्यादातर सेंटर्स जो हैं वो कामयाब वहां हुए हैं जहां वो गैर सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं। सरकार का पैसा आता है लेकिन वो काम करने वाले सरकार के बाहर हैं। हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, सारे के सारे स्किल के सेंटर हैं, ज्यादातर जो हैं वो जो सरकारी तंत्र है उससे बंध गए। तो वो तो जिसी पहली ITI चल रही थी, इसे स्किल सेंटर चल रहे हैं। वो एक मेरा प्रचलित हुआ था 3-4 महीने पहले, मैंने दिशा की मीटिंग में जो आए हुए थे वहां से उनसे सिर्फ ये सवाल पूछ लिया था, यार ये आंकड़ा दे रखा है, इसमें लिख रखे हैं इतने सर्टिफाई किए और इतने ट्रेन करे। ट्रेंड और सर्टिफाइड में फर्क क्या है? वो जो उन बच्चों को पढ़ाने लग रहा है वो वही नहीं बता पाया कि मेरे यहां से जो बच्चा ट्रेंड होकर निकल रहा है और जो सर्टिफाइड है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो आप समझ लो कि कई बार ये चीजें जो हैं कैसे छूट जाती हैं। और मैं ये चीज बार बार कहता हूं, हरियाणा को यदि ये जो आर्थिक दौड़ जो है इसमें अगर इसके साथ कदम ताल करनी है तो जब तक काम करने की स्किल नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने तक पहुंचेंगे। दुख है हमारे यहाँ की, हम NCR में हैं, काम चल रहा है। पंजाब को देख लो, पंजाब हमसे बहुत आगे होता था और आज के दिन वो कहाँ है? आप बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले 3 सबसे समृद्ध राज्यों में हो, और पंजाब जो नंबर 1 पे रहा था निरंतर 30 साल तक, 30 या 40 साल तक, और आजादी से पहले की भी बात करें तब भी पंजाब सबसे समृद्ध प्रदेश था देश में। आज के दिन पंजाब जो है 14वें या 15वें नंबर पर है। 14वां या 15वां नंबर हिंदुस्तान में, आप समझ लो कि वो कौन से प्रदेशों से ऊपर है। वो जिनको हम बीमारू कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो उनसे ऊपर है, अन्यथा वो बिल्कुल तली में लग चुका है। तो ये सारे फील्ड हैं जो जिनका जिक्र किया गया है। मैं इनके सबके
बारे में डिटेल से इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। और जैसे मैंने शुरुआत करी थी जो उदाहरण देके, उनसे भी ये चीज ही मैंने यही बताने का कुछ प्रयास किया था कि ये बहुत बहुत तरह के क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। और जो सरकार की योजनाएं हैं जिनका एनजीओज, शब्द तो ऐसे गलत है, फायदा उठा सकते हैं, मैं फायदा उठा सकते हैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन सरकार के सहयोग से अपना काम कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको बड़ा रूप दे सकते हैं। अनेकों अनेक, मैं पूरी फहरिस्त पढ़ना नहीं चाहता, वो महिलाओं से संबंधित भी हैं, वो युवा से संबंधित भी हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, ये जितनी स्कीम्स हैं, चाहे स्किल की बात कर लो, स्किल में एसेंशियली जो पैसा आ रहा है वो सरकार का है। ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर का जो पैसा है वो सरकारी है, उसको चलाने वाला गैर सरकारी है, लेकिन पैसा फंडिंग सारी की सारी सरकार से उसमें आ रही है। तो इस प्रकार की अनेकों चीज हैं जो सरकार ने पिछले खासतौर पे 10 साल में जो अपना जिस पे फोकस रखा है। यदि मैं उदाहरण तो आपको कुछ पढ़ देता हूं, जैसे लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और इनके ऊपर बैंक ऋण के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इनको दी जा चुकी है। बहुत फायदा हुआ है बहुत प्रदेशों में। मैं जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि हम इसका फायदा नहीं उठा पाए, जैसे स्किल का हम उस तरह से नहीं उठा पाए जिस तरह से उठाना चाहिए था। तो ये सारी वो चीजें हैं जो सरकार की, जिसके अंदर भागीदारी पूरी है। सरकार अपनी तरफ से, या सब्सिडी के माध्यम से हो या वैसे वित्तीय सहायता के माध्यम से हो, जितना बन पड़ता है उतना करती है, लेकिन उसका सही क्रियान्वयन आगे हो सके उसमें सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं उनके बीच का जो उनके आपस में जो एक सहयोग होना चाहिए वो उसको आगे लेकर जाएगा। अन्यथा बहुत सी चीजें जो जिनकी सरकार ने बड़े व्यापक स्तर पर परिकल्पना की है वो शायद पूरी ना चढ़ पाए। और मैं आपको बिल्कुल तुरंत उदाहरण जो है, ड्रोन महिलाओं को दिए जाएंगे, ठीक है, खेती के लिए। अब आप सोचिए कितनी बड़ी स्कीम है, क्योंकि ये किसी एक प्रदेश तक या 2 प्रदेशों तक या 2.5 प्रदेशों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए है और उसमें महिलाओं को अग्रणी करने का प्लान है। वो इसीलिए है कि उसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बड़ी बनाई चीज आपको सरकार से मिलेगी। आपने सिर्फ ये सीखना है कि उसको चलाना कैसे है, उसका प्रयोग कैसे करना है, और उसमें भी कोई लेबर नहीं है, ऑटोमेटिक चीज है। अब उसके कई रूप होंगे। एक रूप तो ये होगा कि वो सिर्फ तस्वीरें खींचेगी जमीनों की, खेतों की, कहाँ क्या पैदावार है, कहाँ क्या कौन सी फसल लगी हुई है। अगर कोई बाढ़ आ गई या कोई सूखा पड़ गया तो वो भी आप चित्रों के माध्यम से बता सकते हैं कहाँ कितना खराबा है, कितनी ठीक है, कितनी नहीं है। इसी प्रकार से जो सॉइल है उसका पता लग सकता है कि जमीन किस प्रकार की है। और इसके अलावा जो भी आपका फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इस टाइप की जो चीजें हैं उनके छिड़काव में भी उसका प्रयोग हो सकता है। तो यह बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंदर आएंगी और इस माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने की योजना है। सशक्तिकरण सिर्फ ये नहीं होता कि आदमी के हाथ में पैसे पकड़ा दिए, सशक्तिकरण वही होता है। स्वच्छ भारत के तहत ये जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं ये एक सशक्तिकरण का नमूना है। इसमें कोई पैसा नहीं दिया गया किसी को, पैसा टॉयलेट बनाने के लिए दिया गया है। ये महिला की जो अस्मिता है, महिला का जो सम्मान है, ये उसके लिए है। मैं भी उस पीढ़ी से हूं जिसने वो समय देखा हुआ है जब मैं गांव में जाता था कभी, और फर्ज करो रात होगी तो रात को जो दृश्य गांव के बाहर सड़क किनारे होता था वो उससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात नहीं हो सकती कोई। सारा जो महिला वर्ग है वो उस समय सड़क पर बैठा होता था। तो ये चीजें बहुत कई बार आदमी सिर्फ इन चीजों को पैसे से तोल के देखता है कि पैसे कितने आए, ग्रांट कितनी आई, इस तरह की चीजें। एक स्कीम है इस वजह से नहीं सिरे चढ़ पाई क्योंकि उसमें उस तरह से कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाया। वो थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। वो स्कीम पूरी तरह से सिरे क्यों नहीं चढ़ पाई? क्योंकि उसके लिए फंड नहीं है। प्रधानमंत्री जी का विचार ये था कि भाई सिर्फ 5 गांव चुन लो और उस गांव में फिर लोगों को पकड़ो, उनको प्रेरित करो और काम करवाओ, और उसमें सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो आपकी मदद करे।
लेकिन जैसे मैंने कहा, खासतौर पे हमारे वाले प्रदेश में हम सरकार पर निर्भर हो लिए, अभी ग्रांट नहीं कर तो ठीक है, कहानी मतलब नाली साफ करनी हो गांव की, वो भी सरकार का पैसा आ गया पंचायत में तो हो जाएगी, जोड़ साफ भी करने हैं तो वो भी सरकार करा के देगी, ब्याह भी सरकार कराओगी, मतलब हर चीज सरकार करवाए। कहने का मतलब ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, मतलब पालने से लेके और मृत्यु शैया तक सारा का सारा ठेका सरकार उठ ले आदमी का। तो ये वो चीजें हैं जिसके अंदर एनजीओ जो है वो बीच में आता है, उसकी भूमिका है। और ठीक है, वो दिखता तभी है जब आपदा आए। आपदा से मेरा एक और मेरे को उदाहरण ध्यान में आया, शिवसेना के जो शुरुआती साल थे, शुरुआती दशक, जब बाल ठाकरे ने स्थापना की थी शिवसेना की, उनका समाज में सबसे ज्यादा पकड़ किस चीज से बनी? राजनीति एक अलग चीज थी उनकी, मराठों की बात करते थे और वो सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने जो एक अपना सिस्टम स्थापित किया था पूरे के पूरे बॉम्बे में कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पे कोई बिल्डिंग गिर जाए, कहीं पे भी ऐसा कुछ हो जाए, सबसे पहली गाड़ी और उस गाड़ी के साथ 4-5 आदमी, जिनको आप स्वयंसेवक कह लीजिए, जिनको आप वॉलंटियर कह लीजिए, वो शिवसेना के पहुंचते थे। वहां से उन्होंने लोगों को इस चीज की तसल्ली हुई कि हाँ, ये जो लोग हैं ये सेवा करने के लिए भी आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आए हुए कि सत्ता आके आनी। एक और उदाहरण दूं, हालांकि उदाहरण थोड़ा कंट्रोवर्शियल है आज के दिन, क्योंकि उनके मुखिया जेल में है लेकिन मैंने खुद देखा हुआ है, क्योंकि मैं उस जिले में 2 साल रहा था, कभी भी कोई चीज आती थी, कहीं पे फ्लड आ गया या कुछ या फर्ज करो प्रशासन ने कहा भाई हम सफाई का अभियान शुरू करेंगे, सबसे पहले उस डेरे के आदमी होते थे वहां खड़े हुए। मेरे को अभी भी याद है, एक बार भूकंप आया था, सबसे ज्यादा जो रसद और सबसे ज्यादा मैन पावर जो सप्लाई करी वो वहां से आई थी। मैं चंडीगढ़ में डीसी था, वहां पे बिल्डिंग बन रही थी बहुत बड़ी, उसकी मिट्टी धस गई थी और उसके अंदर 7-8 मजदूर मर भी गए थे। प्रशासन से पहले वहां उस संस्था के लोग पहुंचे हुए थे अपने फावड़े और कस्सी लेके और उनको निकालने के लिए। तो इस तरह की जो भूमिकाएं हैं उनको आदमी नकार नहीं सकता। वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि कोई आदमी अपना स्थान बनाना चाहता है, अपने लिए समाज में अपने आप ऊंचा करना चाहता है और उस माध्यम से वो राजनीति में आना चाहता है, हो सकता है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि एक स्टेज वो भी आती है जब आदमी को ये लगता है कि यदि मेरे को बड़ी चीज करनी है तो वो तो सरकारी तंत्र से ही हो पाएगी, नहीं तो मेरा दायरा छोटा रहेगा। ये जो एक्टिविस्ट जिनको कहते हैं, एक्टिविस्ट क्या है? एक्टिविस्ट एसेंशियली पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन वो एक दायरे में काम कर रहा है, सीमित, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो किसी भी धड़े का हो। लेकिन जब उसे ये समझ में आएगा कि सिर्फ इतने में तो काम नहीं चलना, अगर व्यापक स्तर पर तना असर डालना है तो उस चीज से ऊपर भी उठना पड़ेगा। वहां जाके बहुत सी संस्थाएं, जैसे मैंने 1-2 का जिक्र भी किया, वो सिर्फ राजनीतिक रूप नहीं ले लेती, वो राजनीतिक पार्टियां भी बन जाती हैं। तो वो उसकी एक प्रोग्रेशन है जो आगे बहुत बार होती है। तो ये चीजें मैं आपके साथ चाहता था। लंच के बाद की ये मीटिंग है, मैं देख रहा था बहुत लोग बहुत मुश्किल से जाग रहे थे, बहुत मुश्किल से हाथ खुल के रख पा रहे थे। मैं उदाहरण देकर कोशिश कर रहा था कि आपको किसी तरह से इंटरेस्टेड रख सकूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही कामयाब हो पाया। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि आप सब यहाँ आए इस मीटिंग के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। और आपके कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि सुझाव मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि इस मीटिंग में अभी, तो अदरवाइज भी सुझाव यदि आप दें, क्योंकि ये बात मान के चलिए आप सब इन्वॉल्व हैं तो आपको लगेगा यार हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक हटके बात बता रहा हूँ। हटके मतलब कोई भी व्यक्ति जिस चीज में खुद हो ना, वो उसको पूरी तरह से देख नहीं पाता। किसी भी चीज को देखने के लिए आपको एक दूरी से देखना पड़ता है, तो तब वो चीज ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। और मैं क्योंकि राजनीति अभी आया हूं, सरकारी जो मेरा तजुर्बा है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूं कि इस संदर्भ में हम में कमजोरी है, तो उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सके
संस्थागत तौर पे, सामाजिक तौर पे या सरकारी तौर पे, उसमें यदि किसी भी प्रकार के कोई सुझाव आप दें तो जरूर दें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय, बहुत अच्छी और इतनी गहरी बातें हमारे को बताई हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। इसके 2-3 उदाहरण यही बैठे हैं सांसद महोदय। एक अमरीक है सरसाना गांव से, जिन्होंने ड्रोन के माध्यम से अपना काम कर रखा है और बहुत अच्छा काम उसने किया है। पीछे कल मेरी बात हुई उनसे, वे करोड़ों रुपए उसने कमाने का काम किया है इसके माध्यम से। दूसरा, जैसे आपने बताया कि सारा का सारा हम चाहते हैं कि सरकार के ऊपर, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि मेरा रात्रि प्रवास बाडो गांव में था जी, और वहां बाडो गांव के सरपंच पवन जी हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब हमारे स्कूल में प्रोग्राम था और उस स्कूल के प्रोग्राम में हमने अनाउंस किया यदि कोई भी अपने माँ बाप के नाम से, दादा के नाम से या किसी और अन्य नाम से गांव का कोई सुंदर गेट बनाना चाहता है तो हम उसको आमंत्रित करते हैं। वहां बैठे बैठे जो उन्होंने बताया कि 2 गेट हमारे पास पहले 5-5 लाख रुपए के बनवाने के लिए लोग वहां आगे। इस प्रकार हमारी जो संस्थाएं हैं इस प्रकार जब काम करेंगी, एक समाज का हमारे को सहयोग मिलेगा। जब हम निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सहयोग करने के लिए भी तैयार बैठेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, बहन आजादी, जिला अध्यक्ष भाजपा इंचार्ज, और आप सभी इतने सम्मानित यहाँ पहुंचे हैं, आपका मैं हार्दिक दोबारा से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।